अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा मैं आपको जनरल लेजर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप अपना 10 एज निकाल लें। सन 2011 रेगुलर का पेपर है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सन 2011 रेगुलर का पेपर है, ठीक है। इसका मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें आपको आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके ऊपर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बैलेंसेस दे दिए गए। तो आपके रिक्वायरमेंट में लिखा है प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर फैसल एज ऑन जनवरी 31 2011। आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है। हालांकि इसमें रिक्वायरमेंट आपका लेजर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप ये याद रखें, जब ट्रायल बैलेंस रिक्वायरमेंट में आया करें तो आपने बनाना पड़ता है पहले जनरल लेजर और फिर करना पड़ता है उसको बैलेंस करने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको तसल्ली के साथ सारा का सारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा, उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि लेज़र जो है 3 तरीके का होता है, ठीक है। थोड़ा ताल्लुक़ करा दूँ मैं आपको, ठीक है। लेज़र जो है 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन से भाई? इसके 3 किस्में होती है। पहले तो कहलाती है स्केलेटन फॉर्म। स्केलेटन फॉर्म जिसको हम टी से ज़ाहिर कर देंगे, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, टी बना देंगे बस, ठीक है। अच्छा, दूसरी किस्म होती है इसकी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की मिसाल क्या है, ये आपके सामने मैंने देखी लिखी हुई है। ये टी है, तो टी है, तो आप देख रहे हो टी तो है ये, लेकिन इसके अंदर ना कॉलम बनाने पड़ते हैं। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ये साइड आपका डेबिट कहलाएगा और ये साइड क्रेडिट कहलाएगा। इसी तरह टी अकाउंट जो बनाया बेटा, ये वाला साइड आपका डेबिट कहलाएगा, ये क्रेडिट कहलाएगा। अगर आपके पास इंक्रीजमेंट ऑफ द एसेट्स या एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो यहाँ लिखना है आपने, ठीक है। और अगर लायबिलिटी इनकम में इनकम हो गया और प्रोप्राइटरशिप उसमें अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट में लिखना है। रूल के मुताबिक काम करना है। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट कहलाएगा। और अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आए तो बेटा इस तरह बनाना पड़ता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये वाला साइड जो आपका लेफ्ट साइड होगा डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा इसका, ठीक है। इस तरह लाइनें खींचनी पड़ती है, कॉलम बनाने पड़ते हैं, पूरा साफ़ सुथरा काम करना पड़ता है, ठीक है। ये इसके कौन सा फॉर्म कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड नंबर जो होगा बेटा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कहलाएगा। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, ये तीसरी किस्म है। ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म जो है आपका बेटा सेल जर्नल और परचेज जर्नल में आएगा, ठीक है। जब हम अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर या फिर अकाउंट पेबल सब्सिडियरी लेजर बनाएंगे ना, तो उसमें इस्तेमाल करना है आपने भी फ़िलहाल, ठीक है। और भी इसके यूज़ होते हैं, फ़िलहाल तो आपने क्वेश्चन कौन कौन सा इस्तेमाल करना है इसके अंदर? सेल जर्नल एंड परचेज जर्नल। इन जर्नल के जो सवाल आएंगे स्पेशल जर्नल इनको कहा जाता है, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह कराऊंगा आपको बाद में। तो इन दोनों जर्नल के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के अंदर कभी कभी ये होता है कि स्केलेटन फॉर्म के अंदर दिखाइए, बना के दिखाइए, तो आप इसमें कर देंगे। कभी कभी आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दिखाइए, तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इस तरह करेंगे, इस तरह से बना के लकीरें वगैरह, ठीक है, कॉलम्स बना के। अगर सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म आपका जनरल लेजर नहीं आएगा, ये ओनली फॉर सेल जर्नल और परचेज जर्नल में इस साल आपके पास फर्स्ट ईयर में आएगा। बाकी आगे बड़ी क्लासों में, ठीक है, वो दूसरा प्रोसीजर, ठीक है, समझ गए आप। तो ये 3 तरीके के आपने बनाने लेजर, ठीक है, लेजर अकाउंट। तो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है कि ये साइड जो डेबिट, ये क्रेडिट। इसी तरह इसमें भी देखें स्केलेटन फॉर्म के अंदर भी मैंने आपको ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, समझ में आ गई ना पूरा। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन्स की एज़ पर रूल के मुताबिक हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। ये बातें समझ में आ गई ना। ये मैं रेस कर रहा हूँ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका सवाल, सही है। अब अपना 10 एज देख लें, खोल लें, क्योंकि मैंने इसकी क्वेश्चन तो नहीं बनाया, तो मैं डायरेक्ट 10 एज से आपको 2011 का पेपर करा रहा हूँ। कौन सा करा रहा हूँ? 2011। एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये 2011 का रेगुलर पेपर है, देखिए ये लिखा हुआ भी है आपके सामने, ठीक है, लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। 2011 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ठीक है।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम पढ़ के सुना दीजिए कि मतलब फिर आपको पूरा सवाल कराते हैं। देखिए जी, फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ फैसल इट सोल ट्रेडर। ये फैसल की बुक से लिए गए हैं सारे के सारे बैलेंसेज, ठीक है। और सोल ट्रेडर था यानी कि एक शख्सी कारोबार था, ठीक है, सोल प्रोपाइटर था वो। एज ऑन दिसंबर 31, 2010, दिसंबर 31, 2010 के कैश जो था उसके पास था 25,000, बैंक था उसके पास 15,000, सेल्स था उसके पास 27,000, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल जो था उसकी 12,000 थी, अकाउंट पेबल 25,000 थी, और बिल्स पेबल जो थी 15,300 था, मर्चेंडाइज 135,300 था, और कैपिटल आपका जो है 120,000 था। ये सारे आपको बैलेंसेज जो दिए गए हैं दिसंबर 31, 2010 के दिए गए। तो अब हम चूँकि बनाएंगे 2011 का, तो ये सारे के सारे बैलेंसेज जो है ना आज करेंगे हम ओपनिंग, ठीक है। पहले इन बैलेंसेस को जो कल एंडिंग थे ना दिसंबर 31 को, आज हम करेंगे ओपनिंग। तो लेजर अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस या बीडी जिसको मैंने आपको कहा था वो उसके नाम से लिखना पड़ेगा अगले महीने के हिसाब किताब में, क्योंकि इस महीने के हिसाब किताब में जो बाकी रकम बचती है वो अगले महीने के लिए बीडी कहलाती है, ठीक है, बीडी बैलेंस। तो सुना जी आपको ओपनिंग करनी पड़ेगी इसकी। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि ड्यूरिंग द जनवरी 2011, अब देखिए 2011 का जिक्र कर दिया उन्होंने, 2010 था ये था, ये 2011 है। तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो थी ये कंप्लीट करनी थी उसने। ये सारी ट्रांजेक्शन हम टी अकाउंट के अंदर ये जो बनाया है स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड करूँगा मैं भी उस, ठीक है, रिकॉर्ड कर लूँगा। तो समझ में आ गई बात आपकी। अच्छा, एक बात आप और याद रखिएगा बेटा कि ये जो नेचर ऑफ अकाउंट्स होती है ना, ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट्स ये आपको ज़रा याद रखनी पड़ेंगी कि कौन से अकाउंट की कौन सी नेचर होती है। एक बात याद रखें कि जितनी एसेट्स होती हैं ना, ठीक है, चाहे वो करंट एसेट हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या नॉन करंट एसेट, वो हमेशा डेबिट होती है। एसेट्स की नेचर जो है डेबिट लिखना पड़ेगी आपको। अच्छा, नंबर 2 पे आ जाए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की नेचर जो होती है हमेशा डेबिट होती है। नेचर हम आम तौर पर वो डेबिट में लिखे जाते हैं। नेचर का मतलब आम तौर पर कहाँ लिखे जाते हो। नंबर 3 आपने तीसरी चीज़ पढ़ी लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ की नेचर होती है हमेशा क्रेडिट, ठीक है, जो आपको बैलेंस दिया जाएगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। इसी तरह से लाइब्रेरीज़ के बाद है इनकम या रेवेन्यू। रेवेन्यू की या इनकम की नेचर भी क्रेडिट होती है, चाहे वो कोई सी भी इनकम हो, चाहे फीस इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, कमीशन इनकम हो या सेल्स हो, उनकी नेचर हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच गया हमारे पास कौन सा बचा, कैपिटल। कैपिटल या प्रोप्राइटरशिप, तो कैपिटल की नेचर भी हमेशा क्रेडिट ही होगी, ठीक है। तो चुनाचे आप ये तमाम चीज़ें याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको सवाल कराने लगा, ठीक है। ये बच्चों मैं आपके सामने इस सवाल के रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। मैंने भी आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इनकी नेचर कौन कौन सी होती है। मैंने सब चीज़ों की नेचर बता दिया आपको। अभी जितने बैलेंस हैं ना, ये सारे के सारे जितने भी 31 दिसंबर के बैलेंस हैं, इनकी नेचर के मुताबिक इनको डेबिट या क्रेडिट की सूरत में इन टी अकाउंट के अंदर मैंने लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है टी अकाउंट जो है मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहा हूँ। अगला सवाल जो है मैं टी अकाउंट के स्केलेटन फॉर्म की शक्ल में बनाऊंगा आपको, ठीक है। आपको इसमें तो आपको पता होंगी, मैंने आपको बता भी दी है कि 3 तरह के टी अकाउंट होते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे पहले से ही, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं इसके अंदर रिकॉर्डिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। तो बेटा ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये बैलेंस जो है ये सब आपने पहले उतारनी है। सारे अकाउंट अलग अलग बनाने हैं, ठीक है। जितने अकाउंट हैं सबको अलग अलग बनाना है। ये लीजिए मैंने लिखने लगा इसके ऊपर। सबसे पहले इसके ऊपर इसका प्रोप्राइटर का नाम लिखना पड़ेगा आपको। क्या नाम है इस बंदे का, फैसल। तो पहले फैसल लिखें आप यहाँ पर। पहले आप लिख देंगे फैसल, फैसल ट्रेडर का नाम, फैसल ट्रेडर। उसके बाद लिख देंगे जनरल लेजर। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा जनरल लेजर, ठीक है, समझे। उसके बाद आपने स्टार्ट करना काम। अब देखिए जितने अकाउंट लेने इसके अंदर सब आप उतार लें। अब आपने 10 निकालना है, 10 में देखते रहिएगा ताकि आपको ईजी हो जाए ज़रा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे कैश का अकाउंट, कैश है। फिर उसके बाद लिखा हुआ बेटा बैंक, बैंक लिख लें आप।
बैंक के बाद नंबर आ गया आपका सेल्स, ले भी सेल्स लिख लें आप। सेल्स के बाद नंबर आया आपका अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल लिखें। फिर उसके बाद अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल के बाद आपके पास आ रहा है फिर अकाउंट पेएबल के बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। फिर उसके बाद मर्चेंडाइज, ठीक है, मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज भी लिख दिया हमने। मर्चेंडाइज कहते हैं आप माल तिजारत को, ठीक है, इन्वेंट्री है ये। उसके बाद कैपिटल है, ये सारे के सारे अकाउंट के ऊपर ही लिख दिए थे इसने, इसलिए आपने फ़ौरन बना लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि जिनके अंदर ये बैलेंसेस वगैरह नहीं लिखे होंगे, आपको डायरेक्ट शुरू करना पड़ेंगे, तो डायरेक्ट के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया था कि हर नई चीज़ का आपको अकाउंट बनाना है, हर नई चीज़ का अकाउंट आगे बनाना है आपने जो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो पिछले वाले अकाउंट्स में लिख सकते हैं, उसको हम दोबारा नहीं बनाएंगे। मिसाल के तौर पर कैश, अगर जितनी कैश ट्रांजेक्शन होगी सारी इसके अंदर आएंगी, जितनी बैंक ट्रांजेक्शन होगी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। अगर सेल एक से ज़्यादा मरतबा तो इसी में आएगी, दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है इसका। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी नेचर के मुताबिक, तो सबसे पहले कैश है, इसकी नेचर डेबिट होती है, तो चुनाचे हम लिखेंगे इसके अंदर कैश। कितनी रकम है वो देखते हैं। कैश की फिगर है बेटा 25,000। तो देखें बेटा ये डेबिट साइड कहलाता है, ये क्रेडिट साइड कहलाता है। तो ये 25,000 रुपये आप यहाँ लिख देंगे, 25,000 रुपये यहाँ लिख देंगे और जनवरी की फर्स्ट डाल देंगे, जनवरी की फर्स्ट डेट डालेंगे इसके अंदर और 25,000 रुपये यहाँ लिख देंगे बैलेंस, और यहाँ लिख देंगे बैलेंस। ये सारे बैलेंसेस कहलाएंगे आपके पिछले वाले, ठीक है। बैंक के अंदर आपका 15,000 रुपये लिखा हुआ है, 15,000 रुपये आप अमाउंट में डेबिट में लिखेंगे क्योंकि बैंक की नेचर डेबिट होती है, एसिड सही है। तो चुनाचे जनवरी की फर्स्ट लिखेंगे आप, जनवरी फर्स्ट लिखें और यहाँ बैलेंस लिख दें। ये सारा पुराना काम है, ठीक है। 15,000 रुपये लिख दिए हमने। उसके बाद नंबर अगला आ गया सेल्स, 27,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि उसकी नेचर क्रेडिट होती है। तो आप 27,000 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे और ये बैलेंस लिख देंगे और तारीख आ जाएगी इसकी जनवरी 1, ठीक है। उसके बाद सेल्स के बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल, एसिड है, डेबिट में लिखना पड़ेगा आपको 12,000 रुपया। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000 रुपये यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर BAL लिख रहा हूँ मैं और जनवरी 1, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स पेएबल 25,000 क्रेडिट आ रहा है आपके पास, 25,000 रुपये क्रेडिट। तो यहाँ पर 25,000 रुपये लिखेंगे आप और यहाँ पर जो है जनवरी 1 लिखेंगे और यहाँ बैलेंस BAL लिख दीजिएगा। ये सब बैलेंसेज है। उसके बाद बिल्स पेएबल क्रेडिट बैलेंस है, ये याद रखिए, बिल पेएबल क्रेडिट होता है 15,300 रुपया, ठीक है। 15,300 रुपये आप अपने 10 एज में देते हैं, वो यही रकम में लिख रहा हूँ मैं आपको। सन 2011 का पेपर है, आप याद रखिएगा, मैंने शुरू में बता दिया था आपको, ठीक है। अच्छा, ये 15,300 रुपये बिल पेएबल आ जाएगा आपका, बैलेंस कहलाएगा ये, और जनवरी 1 लिख देंगे आप। उसके बाद मर्चेंडाइज 1,35,300 रुपये, इसकी नेचर डेबिट होगी, 1,35,300 रुपये, ये आप यहाँ लिखेंगे 1,35,300 रुपये, याद है, ठीक है। 1,35,300 रुपये लिख दिए, बैलेंस है ये BAL और जनवरी 1, ठीक है। और सबसे आखिर में आ गया कैपिटल 1,20,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये लिखें आप, ठीक है, 1,20,000 रुपये और बैलेंस लिखें पिछले महीने का और जनवरी 1 लिखते हैं। ये लीजिए सारा का सारा ओपनिंग बैलेंस मैंने उतार लिया, इसको ओपनिंग बैलेंस कहेंगे। जो पिछले साल एंडिंग था वो अब ओपनिंग बन गया जनवरी की 1 तारीख को, ठीक है। उसके बाद आप सवाल की तरफ आ जाए। जनवरी की 5 तारीख को उसने पेड किया चेक के ज़रिए सप्लायर को 10,000 रुपये। सप्लायर कहते हैं जिससे माल ख़रीदा था, ठीक है, और चेक दिया उसने, पेमेंट करी है, तो इसकी गारंटी बनेगी। जब भी हम किसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो गारंटी बनती है अकाउंट पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि चेक दिया है तो अकाउंट पेएबल और बैंक के हिसाब किताब में लिखना है, ठीक है। जनवरी की 5 को अकाउंट पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट 5 तारीख को है, ठीक है। अकाउंट पेएबल डेबिट
बैंक क्रेडिट, याद रखिएगा। देखिए बैंक तो हमारे पास बना हुआ है और अकाउंट पेबल भी बना हुआ, दोनों बने हुए ना हमारे पास, तो अकाउंट पेबल डेबिट करना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। और जनवरी की 5 तारीख लिखी हुई है इसके अंदर, जनवरी की 5 लिखी हुई है और पैसे हैं 10,000, तो आप ये अकाउंट पेबल डेबिट कर दें, ठीक है। अकाउंट पेबल डेबिट जनवरी की 5 और 10,000 रुपये अकाउंट पेबल डेबिट कर दें और बैंक में कमी कर दें आप, क्योंकि चेक दिया है 10,000 रुपये, ये डेबिट ये क्रेडिट, 10,000 रुपये आपने बैंक में कम कर दिए, ठीक है। और जनवरी की आपकी डेट क्या थी 5, ठीक है। अच्छा जी, हो गया, समझ में आ गया। आप चाहे तो इनकी वजह भी लिख सकते हैं कि किस वजह से आया किस वजह से गया, ठीक है। वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 में लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए बेटा, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट मेरे पास गारंटी थी ना, तो बैंक में आपने लिखा तो यहाँ लिखना पड़ेगा अकाउंट पेबल, ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट पेबल नहीं होता, यहाँ लिखना पड़ेगा बैंक, ठीक है बेटा। यहाँ बैंक की वजह से अकाउंट पेबल में कमी हुई है, वजह इस तरह लिखनी पड़ती है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट वाली। उसके बाद अगला नंबर आ गया हमारे पास, जनवरी की 6 तारीख रिसीव किया उसने चेक बनाम कस्टमर से 9,500 का। देखिए चेक वसूल किया तो हम उसको कैश में लिखेंगे, तो कैश तो डेबिट हो गया हमारे पास, वो कस्टमर से लिया ना, उधार ख़त्म करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। तो चुनाचे अकाउंट रिसीवर क्रेडिट करना पड़ेगा, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट 9,500 रुपये अकाउंट रिसीवर कर्म करना पड़ेगा और वसूल किए हैं तो कैश में लिखना पड़ेगा। तो बेटा कैश में आ जाए, पहले 9,500 रुपये लेते हैं फ़ौरन, 9,500 रुपये लेते हैं और वजह बना दें इसकी अकाउंट रिसीवर की, ठीक है। तारीख है कि जनवरी की 6, जनवरी की 6, ठीक है। 9,500 रुपये, 9,500 रुपये। अब हमने कैश तो डेबिट कर लिया, अकाउंट रिसीवर क्रेडिट करना है हमें, देखिए 9,500 रुपये यहाँ लिखने पड़ेंगे आपको, 9,500 रुपये, ठीक है। और कैश की वजह से, क्योंकि हमने कैश वसूल किया है। और जनवरी की 6 तारीख लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर भी, ठीक है। जनवरी की 6 तारीख हो गया, दोनों लिख दिए भाई बच्चों मैंने, ठीक है। जनवरी की 6 के बाद है बेटा, जनवरी की 8 तारीख आ गई, पैड किया उसने, सॉरी ये नहीं, जनवरी की 7 तारीख आ गई, पैड किया उसने चेक 5,000 रुपये का और कैश दे दिया 10,300, दोनों को जमा करने बेटा कितना वो 10 और 5 15,300 रुपये दिए उसने, काय के अगेंस्ट बिल पेबल। बिल पेबल की रकम कितनी थी 15,300 रुपये, हमारे पास देखें लिखी हुई नज़र आ रही है, देखें लिखी हुई 15,300 रुपये, ये पेमेंट करी है उसने, कैश भी दिया और बैंक चेक भी दिया उसने, ठीक है, पेमेंट करी है उसने। तो पेमेंट करेंगे तो जॉइंटी हमारी क्या बनेगी, बिल पेबल डेबिट, ठीक है। बिल पेबल तो डेबिट हो जाएगा हमारे पास, और चेक दिया तो बैंक क्रेडिट, कैश दिया तो कैश क्रेडिट, ठीक है। तो बिल पेबल आप डेबिट करते हैं, तारीख है इसकी कौन सी वाली बना 7, ठीक है 7। चलो भी 7 तारीख का बिल पेबल डेबिट कर दें आप, जनवरी 7, 15,300 रुपये डेबिट कर दें, ठीक है, 15,300 रुपये, 15,300 रुपये। अब दिया क्या क्या है, कैश दिया है और बैंक दिया है, देखना ये पड़ेगा कैश कितना दिया है, बैंक कितना दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखें चेक दिया 5,000 रुपये का, तो बैंक में कमी 5,000 की होगी और कैश में कमी कितनी होगी 10,300 की होगी, 10,300 रुपये कैश में कम करते हैं यहाँ पे, देखिए क्रेडिट करें आप 10,300, ठीक है। और बैंक में कमी करते हैं 5,000 रुपये की, ठीक है बेटा, बैंक में कमी करते हैं 5,000 रुपये की, 10 और 5 15,300 रुपये हो गए आपके, ठीक है। तारीख लिखनी पड़ेगी आपको यही वाली बिल पेबल वाली, कितनी थी जनवरी 7, कहें जनवरी 7, और यहाँ भी जनवरी 7 लिखना पड़ेगा आपको बैंक के अंदर, ठीक है, जनवरी 7 ये हो गया। उसके बाद 7 जनवरी के बाद है डायरेक्ट इन्होंने 27 जनवरी दे दी, पेड किया उसने 3,000 फॉर हिज सन स्कूल फीस, अपने बेटे के स्कूल की फ़ीस अदा करने के लिए 3,000 रुपये पेड किए। तो बेटा ये ड्राइंग कराएगी, ठीक है। सन यहाँ बेटा है ना, तो सन तो ये प्रोप्राइटर का बेटा था, उसकी फ़ीस देनी थी स्कूल की, तो प्रोप्राइटर के जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे तो उसके लिए जो विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो चुनाव ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, ये बनेगी इसकी गारंटी 27 तारीख को, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। देखिए ड्राइंग का नया बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ड्राइंग का बना हुआ नहीं है पीछे, तो हर नई चीज़ बनानी है आपने, ठीक है। ड्राइंग बना लें आप नई, या ड्राइंग का
नया अकाउंट बनाएं और उसमें लिख दें 3,000 रुपये, बैंक डेबिट 3,000 रुपये, ठीक है। जनवरी की 27 तारीख लिख दें और कैश क्रेडिट कर दें वहाँ जाकर 3,000 रुपया। ये 3,000 रुपये यहाँ आ गए, ठीक है। अच्छा 27 जनवरी को वो बजा लेते हैं ड्राइंग, ठीक है बच्चों। ये हो गया, समझ में आ गया। ये लीजिए आपका सवाल ख़त्म हो गया। इसको बैलेंस करने का तरीका देख लें आप, ठीक है। बैलेंस किस तरह किया जाता है इसको, ठीक है। बैलेंस किस तरह करते हैं, तो बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि देखिए कैश अकाउंट है आपके पास, तो डेबिट को देखना पड़ेगा, क्रेडिट को देखना पड़ेगा। ये देखा करें कि बड़ी साइड कौन सी, डेबिट या क्रेडिट। तो आप देख रहे हैं 25 और 9 34,000 तो ये बन रहा है, और ये 10 और 3 13,000 ही बन रहा है। तो इसका मतलब बड़ी साइड ये हुई ना। तो हम इन दोनों के सामने देखिए इस तरह से लाइन डालनी है आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मार्कर से डाल दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये मैंने इसके बिल्कुल सामने है ना, इस तरह से, ठीक है। आमने सामने लाइन डालनी है। तो इसको जमा कर लें, 25 और 9 34,500 रुपये आ रहे हैं आपके। कैलकुलेटर पे जमा कर लीजिएगा आप 34,500, ठीक है। मैं मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। इनको जमा कर लिया। अब ये 34,900 में से अब ये जो है ना 10 3 13,300 रुपये माइनस कर दें, 10 3 13,300 रुपये माइनस कर दें। 34,500 34,500 माइनस 10 और 3 13,300 तो बचेंगे 21,200, ठीक है। तो ये 21,200 बेटा आपने यहाँ लिखना, याद रखिएगा। मैं मोटा मोटा करके दिखा दूँ। 21,200 रुपये आप यहाँ ऐड कर लेंगे। देखिए ये बड़ी रकम थी ना, ये छोटी रकम थी, तो ये पूरे हमने यहाँ पर लिखा है इसको 34,500 को। 34,500 में से दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे तो आपके पास 21,200 रुपये जो आ रहा है ना, वो यहाँ लिखेंगे आप 21,200 रुपये। इसके सामने भी 34,500 रुपये आपके पास पूरे आ जाएंगे। ये लीजिए आप इसको करें, तो ये भी करें, ठीक है। अब ये जो आपने 21,200 रुपये यहाँ ऐड किए हैं ना, इसको कहेंगे CD, बैलेंस CD। क्या कहेंगे इसको? CD। और इसमें तारीख डालेंगे जनवरी की 31, जनवरी की 31। अब यही रकम 21,200 रुपये आप यहाँ लिखेंगे, 21,200 रुपये यहाँ लिखेंगे। ये कहलाएगा BD अगले महीने के लिए, बैलेंस BD कहलाएगा ये, ठीक है। BD 21,200 रुपये कहलाएगा और उसमें लिखेंगे फरवरी की 1 तारीख। इसी दिन आगे वाले भी कर ले सब, ठीक है। अब बैंक को देखे जरा, 10 5 15,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, 15,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो 0 हो गया। तो 15 में से 15 के 0 बचता ना, तो आप यहाँ पर जो है 15,000 रुपये लिखें और लाइन इसके सामने 15,000 रुपये नील हो गया। देखिए 15 में से 15 का 0 बचा, क्योंकि देखिए 15 में डेबिट 15 क्रेडिट आ रहा है, इसलिए इसकी हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। क्लोज कर दिया हमने। अब देखिए सेल अकेला है, तो आप यहाँ लाइन डालें 27,000 अकेले है ना, ये 27,000 लीजिए आप यहाँ पे ऐसे करके, और ये 27,000 आपको यहाँ पर भी लिखने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे CD। अच्छा ये 27,000 रुपये दोबारा लिखकर इसको कहेंगे BD। क्या कहेंगे इसको? BD। ये BD कहलाएगा अगले महीने के लिए। और तारीख के अंदर आप जानते हैं कि फरवरी की 1 डालनी है आपको, फरवरी की 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो जनवरी की 31 डालते हैं। अच्छा जी, इसके सामने 27,000 लिखेंगे। ये लीजिए बराबर हो गया हिसाब किताब, ये दोनों बराबर हो गए। और ये आपका जो है बैलेंस BD कहलाएगा, ये CD कहलाएगा। अच्छा अगले वाले में क्या अकाउंटेबल आ गया? अकाउंटेबल में आप देख रहे हैं 12,000, ये 9,500 रुपये, दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, तो आप 12,000 रुपये लिख दें पहले आप 12,000 रुपये लिखें। अब 12 में से 9,500 रुपये निकालें, 2,500 रुपये का डिफरेंस आता है, तो ये 2,500 रुपये आप यहाँ जमा करें, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मिला के 12,000 ये वाले एच जैसे दोनों बराबर आ गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। ये कहलाएगा CD। क्या कहलाएगा? CD। और यहाँ पर आप लाइन डाल के ये जो 2,500 रुपये है ना, ये 2,500 रुपये आप यहाँ लिखना है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ को लिख रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे BD, ठीक है, BD लिखेंगे। ये अगले महीने के लिए आपका बैलेंस बन गया फरवरी 1 का, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अकाउंट पेबल देखें। अकाउंट पेबल में क्या है?
10,000 रुपये डेबिट में है और 25,000 क्रेडिट में, तो 25 बड़ा है ना इन दोनों में, तो आप 25,000 फ़ौरन यहाँ लेते हैं। 25,000, 25 में से 10 निकालेंगे कितने बचे सर? 15,000 रुपये बचे। तो 15,000 रुपये आप यहाँ ऐड कर लेंगे, दोनों बराबर हो गए। 25,000 में से 10,000 निकाल के 15,000 जमा करना पड़ेगा ना इसके अंदर, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब आप ये कहलाएगा CD, और यहाँ आप जो है लाइन डाल के ये 15,000 रुपये जो BD कहलाएगा, 15,000 रुपये लिख कर आप यहाँ BD लिखना पड़ेगा आपको, और फरवरी की पहली तारीख डालनी पड़ेगी आपको। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा मैंने करीब करीब बना दी टी अकाउंट, इसलिए ज़रा मसला हो रहा है, ठीक है। आप ज़रा दूर दूर बनाइएगा टी अकाउंट को, ताकि ये गंद आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। आप तरीका सीख लें बस, फिर आप दूर दूर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, बिल्स पेबल के ऊपर आ जाए आप, ठीक है। बिल्स पेबल के ऊपर 15,300 रुपये देखिए डेबिट में है और 15,300 रुपये क्रेडिट में, ये दो हो गया नील। तो 15,300 रुपये आप यहाँ भी लिखें, ये डालें। 15,300 आप यहाँ भी लिखें, नहीं जिसमें CD भी नहीं बचा, BD भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है, नील। अब उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी देखिए अकेला है, तो आप 1,35,300 रुपये यहाँ लिखें, 1,35,300 रुपये लिख दें, इसको कहते हैं CD, ठीक है। और लाइन डाल के ऐसे, ठीक है, 1,35,000 लिख देना, सॉरी 1,35,300, और यहाँ भी 1,35,300 रुपये लिख दें, और ये करना ख़त्म, ये हो गया। अब ये 1,35,300 रुपये पर BD कहलाएगा, क्योंकि CD तो आपने वहाँ ले दिया, तो BD कहलाएगा यहाँ पर, BD 1,35,300, ये लीजिए BD कहलाएगा आपको, ठीक है। और फरवरी की पहली तारीख लिखनी पड़ेगी आपको। अब आगे ड्राइंग कैपिटल का नंबर, ये भी वन साइड है, आप यहाँ 1,20,000 लिख दें, ये हो गया। और यहाँ पर भी 1,20,000 लिखते हैं CD बनाने के लिए, यहाँ CD और तारीख आ जाएगी बेटा CD के अंदर जनवरी की 31, ठीक है। अच्छा, 1,20,000 आप यहाँ पर भी लिखे हैं, ठीक है, ये ख़त्म कर दें। अब आपका बैलेंस BD जो है इस तरफ आएगा, यहाँ पर आप 1,20,000 रुपये लिखें और यहाँ लिख दें BD, ठीक है, सही है BD, और यहाँ फरवरी की पहली तारीख लिख दें, सही है, ये हो गया। अब ड्राइंग अकेले साइड है, तो यहाँ पर भी आप 3,000 रुपये लिखें ऐसे करके, ये हो गया। अब यहाँ पर भी 3,000 रुपये लिखें आप CD बनाने के लिए, ठीक है, ये हो गया। ये CD और यहाँ दोबारा 3,000 रुपये लिखे BD, ये कहलाएगा BD, ये CD कहलाएगा जनवरी की 31 को, और ये फरवरी की 1 को आपके पास बन जाएगा क्या BD, ये वाला, ठीक है बेटा। ये बनाने के बाद जब देखिए ये बैलेंस करने का तरीका होता है, क्या मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको माशाल्लाह पहले से भी आता होगा। अब मैं इसकी बनाने लगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका मैं आपको बता, ये ना बच्चों आपके सामने मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ इसकी, ठीक है। इसकी शर्त ये है, दरअसल ये एक्यूरेसी टेस्ट होता है इस लेजर का, इनमें डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर आने चाहिए। अगर इसमें डेबिट क्रेडिट आपका आंसर बराबर आ गया तो इसका मतलब आपने जनरल और जनरल लेजर दोनों बिल्कुल ठीक ठाक बनाए। बस शर्त यह है कि उनकी अकाउंट्स जो है ना उसी अकाउंट्स के आपके अंदर शो किए हों। उल्टे सीधे अकाउंट्स में आप लिखेंगे जवाब तो ठीक आ सकता है आपका, लेकिन वो गलती मानी जाएगी। मिसाल बैंक की किसी चीज़ को आप कैश में लिख दें, ठीक है, या परचेज की किसी चीज़ को आप परचेज रिटर्न में या सेल में लिख दें, उल्टा सीधा लिख दें, तो उससे जवाब जो है आपका गलत भी आ सकता है। अगर बाई चांस अगर सही जवाब भी आ गया तो बेटा वो गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ आएंगी आपकी, ठीक है। तो बड़ी एहतियात से आप इसकी रिकॉर्डिंग कीजिएगा जनरल लेजर की, तो फिर आपके ये एक्यूरेसी टेस्ट जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं ना, वो बिल्कुल आपका मुकम्मल तौर पर आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हम देखें, सबसे पहले ठीक है प्रोप्राइटर का नाम लिखते हैं या कंपनी का नाम लिखते हैं, तो फैसल ट्रेडर्स है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डालते हैं, फिर एज ऑन जनवरी 31 जो महीना होता है वो डाल देते हैं। पहले कॉलम में आप चाहें तो पार्टिकुलर लिख दें या नेचर ऑफ अकाउंट लिख दें, पोस्टिंग रेफरेंस अगले में डेबिट और क्रेडिट, इसमें डेट का कॉलम नहीं होता, ठीक है। सीरियल नंबर हो सकता है लेकिन डेट नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। तो चुनाचे अब हम इसकी ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका ये होता है कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कैश लिखा है तो आप कैश लिखें, ठीक है, आप कैश लिखें, पहले
कैश कितना लिखा हुआ है, BD बैलेंस देखना है आपको, सिर्फ BD बैलेंस। मैंने आपको तरीका बताया, देखिए BD बैलेंस का डेबिट साइड पे 21,200 रुपया, तो आप 21,200 रुपया इसके सामने डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में हो तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में लिखना है। कैश के बाद नंबर आ गया बैंक का। देखिए बैंक जो है वहाँ पर ना, इसके अंदर तो बैलेंस है ही नहीं कुछ भी, तो इसका मतलब BD ना CD, इसका मतलब ये क्लोज़ करना पड़ेगा, ये हम अकाउंट इसके अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है ही नहीं, अकाउंट क्लोज हो चुका है। 15,000 रुपये हम पर बैंक में जो जमा थे उन्हें पेमेंट के जरिए ख़त्म कर डाले, ठीक है, बैंक में कोई पैसा नहीं है हमारा। अब उसके बाद सेल्स का नंबर आ गया, आप सेल्स लिख दें यहाँ पर, ठीक है। सेल्स का आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा बैलेंस है हमारा, BD लिखना है, हमें याद रखिएगा। ये हम देख रहे हैं 27,000 रुपया, 27,000 रुपया आप यहाँ लिखते हैं। सेल्स क्रेडिट 27,000, सेल की नेचर क्रेडिट होती है, देखिए, और यहाँ क्रेडिट में आ रहा है। उसके बाद सेल्स के बाद एहतियात से देखिए कि बीच में भूल चूक हो गई ना, फिर पूरा सवाल गलत हो जाता है। ये 27 सेल आ गया, सेल के बाद अकाउंट रिसीवेबल का नंबर आ रहा है, तो आप अकाउंट रिसीवेबल का नाम लिखें, अकाउंट रिसीवेबल का नाम लिखें। अब देखा जाएगा BD बैलेंस किधर है, इसका BD बैलेंस बैठा है 2,500 रुपये, देखिए डेबिट साइड पे आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल का, इसका, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का BD बैलेंस जो है 2,500 रुपये आ रहा है, 2,500 रुपये आप यहाँ लिख दें फॉर इसके सामने, ठीक है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल के बाद अकाउंट्स पेबल आ रहा है हमारे पास, देखें ये अकाउंट रिसीवेबल, ये अकाउंट्स पेबल है हमारा, ठीक है। अकाउंट पेबल का BD बैलेंस हमारे पास देखिए 15,000 रुपये क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट में, तो 15,000 रुपये आप क्रेडिट में लिख दें आप, और अकाउंट्स पेबल लिख दें यहाँ पर, ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर आ रहा है हमारा बिल्स पेबल का। बिल पेबल पे कौन करेंगे, देखिए 15,300 रुपये डेबिट है, 15,300 क्रेडिट है, ये तो नील हो गया, ठीक है। इसका कोई BD बैलेंस नहीं है, तो इसलिए इसका हिसाब किताब भी क्लोज हो गया, तो इसको भी हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे, ज़ीरो हो गई, ठीक है, ये ख़त्म। उसके बाद मर्चेंडाइज का लिखना हमने, मर्चेंडाइज माली तिजारत को कहते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज कितनी बेटा, देखिए BD बैलेंस हमारा आ रहा है 1,35,300 रुपये डेबिट में, 1,35,300 रुपये ये आ गए डेबिट में, ठीक है। मर्चेंडाइज के बाद किसका नंबर है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद कैपिटल आ गया हमारे पास, कैपिटल क्रेडिट में 1,20,000 BD बैलेंस है, 1,20,000, ये आ गया कैपिटल हमारा, ठीक है। कैपिटल के बाद नंबर है ड्राइंग का, ठीक है, ड्राइंग लिख दें आप फॉर। ड्राइंग कितनी है बेटा, BD बैलेंस 3,000 रुपया, 3,000 रुपये लिख दें आप, चलिए 3,000 रुपये ही लिखें, ठीक है, और लाइन डाल ख़त्म। जितने थे अकाउंट आपने बैलेंस करके, इनके BD बैलेंस आपने यहाँ लिखने बस, ठीक है। अब जमा करके देख रहे हैं 21,200, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 21,200 रुपये देखे लिखे हुए नज़र आ रहा है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, 21,200 प्लस का निशान 2500 प्लस का निशान 135 300 प्लस 3,000, ठीक है, बराबर आ गया 1,62,000 रुपये आपके आ गए, ठीक है, 1,62,000 रुपये आपके आ गए। चलो 1,62,000 रुपये आप ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, 27 जमा 15,000, 27,000 जमा 15,000, ठीक है, जमा 1,20,000, 1,20,000, तो 1,62,000 रुपये आप देख रहे हैं, इसमें भी डेबिट क्रेडिट में आ गया 1,62,000, तो इसलिए आप 1,62,000 रुपये यहाँ भी लिखते हैं आप, 1,62,000 हो गए बराबर, ठीक है। और ये हमेशा बराबर आने चाहिए बच्चों, ये कहलाता है इसका बैलेंस, ठीक है, एडजस्ट कर दिया आपने, ठीक है बच्चों। तो चुनाचे ये कहलाती है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस जो है उसमें आपका आंसर हमेशा बराबर आएगा। तो बेटा मैंने आपको ये जनरल लेजर का सवाल करा दिया, इसके एग्जाम के बारे में भी आपको शुरू में बता दिया था, आपको बैलेंस करने का तरीका बता दिया, ये है बैलेंसिंग का तरीका। कभी कभी सवाल के अंदर जो है ना आपको फुटिंग का भी तरीका बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि फुटिंग करके दिखाएं, क्या करके दिखाएं, फुटिंग, FOOT, या फुट द बैलेंस, फुटिंग कर जब भी लग जाएगा ना बेटा, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि देखिए बेटा, ये आपने पेन से किया ना, ये
इनका टोटल जो है ना, इनका टोटल आपको पेंसिल से लिखना पड़ेगा। इनका टोटल आपको पेंसिल से लिखना पड़ेगा, पेंसिल से, और ये लाइन नहीं डालनी है आपने। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको फुटिंग का भी तरीका बता दूंगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। पहले आपको देखें, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने का तरीका आप इसकी बिल्कुल सेम ऐसे करना है। फिर आपने फुटिंग में करना क्या होता है, ये लाइन ही डालनी पड़ती है। ठीक है, ये लाइनें वाले कोई नहीं डालनी पड़ती हैं। ठीक है, आप इनको दोनों को जमा कर लें तो ये कितना आगे 34,500 रुपये आ गए ना। ये पेंसिल से लिखना, ये लाइन नहीं डालनी है आपने, ये वाली 34,500 यहाँ लिख दें, और उसके सामने भी इन दोनों को जमा करेंगे तो कितने 10 और 3 13,300 रुपये यहाँ पेंसिल से लिख दें। इसके लिए शर्त नहीं कि आगे सामने आमने लिखें, जो उसका आंसर है वो यहाँ लिख दें पेंसिल से बग़ैर लाइन डाले हुए, और उसके बाद इसका जो आंसर है जमा करने पर वो फिर आपने यहाँ पेंसिल से लिख देना, कोई लाइन नहीं डालनी है। अब क्या करेंगे, आप डेबिट में से क्रेडिट निकाल लेंगे। कैलकुलेटर के ऊपर डेबिट में से क्रेडिट निकालेंगे। क्या करेंगे, डेबिट में से क्रेडिट निकालेंगे। जब हम डेबिट में से क्रेडिट निकालेंगे कोई ना कोई तो डिफरेंस आएगा ना। जैसे अभी 21,200 रुपये का है तो यहाँ लिखना पड़ेगा बैलेंस BD 21,200 रुपये, बस ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसमें ये लाइन नहीं डालनी पड़ती है, पेंसिल से लिखना पड़ता है। ये तीनों काम, एक काम, दो काम, तीन काम, ये सब पेंसिल यूज़ होती है इसके अंदर। तो इसको कहते हैं फुटिंग। ये मैंने अभी जो कराया उसको बैलेंसिंग कहते हैं। इसमें देखिए पेन इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है, याद रखेंगे ना। फुटिंग में क्या करना पड़ता है आपको, फुटिंग में आपको लाइन नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको किसी सवाल छोटा मोटा करा ही दूँगा उसका भी। तो फुटिंग में आपने करना लाइन नहीं डालनी है आपने। इन दोनों को जमा करके पेंसिल से लिख दिया, इन दोनों जमा करके पेंसिल से दिया। ठीक है, आमने सामने भी शर्त नहीं कि आप इसके सामने लिखें, बिल्कुल जहाँ जगह ख़त्म हो रही है इसकी वहाँ लिख दें। अगर ये यहाँ से यहाँ तक होता तो यहाँ लिख देते इसके आंसर। तो दोनों को पेंसिल से लिखना। फिर डेबिट में से क्रेडिट या क्रेडिट में से आपको डेबिट निकालें। जो बड़ी साइड है उसको छोटी साइड निकाल दें। जो आपका बैलेंस है ना, जिस साइड में बचे वो आप बैलेंस BD कहलाएगा आपको। ठीक है, और वही जाएगा काय में, ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो कहलाता है फुटिंग का तरीका। ठीक है, फुटिंग जो है पेंसिल से की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने आपको करा दिया। अगर आपको मतलब कोई दिक्कत पेश आए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह एक आध सवाल करा ही दूँगा उसको भी आपको। ठीक है, ये कहलाता है जनरल लेजर का तरीका। ठीक है, मैंने आपको करा दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें अपने तमाम साथियों को, दोस्तों को। और दूसरी बात ये कि आप जो है इल्म के तरीके से हासिल करें बस। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने फिर आ दूँगा। अब मैं आइंदा जो क्लास लूँगा होगी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको उसके रूल्स बताऊँगा, उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद जो है हम सवाल स्टार्ट करेंगे उससे मुताबिक। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपसे 1-2 सवाल आपके मज़ीद करा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के लिए हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। ठीक है, चलें, अच्छा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।